Her neck was tight, so she went to a chiropractor. Now her family wonders if she'll ever walk again. आजकल रील्स वायरल हो रही है जिसमें कायरोप्रैक्टिस करके एक टर्म आ रही है और एज अ डॉक्टर आ रहे हैं मेरे सामने। स्टूडेंट्स एक छोटा सा सर्टिफिकेट करते हैं, 4 दिन का, 8 दिन का कोर्स या 1 दिन का कोर्स, दे शो दैट आई एम अ कायरोप्रैक्टर। बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट इज मूवमेंट का डॉक्टर। यस, फॉर श्योर। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट कितना अर्न कर सकता है? क्या वो MBBS के लेवल पे हैं या उससे थोड़ा कम? इस केस में फिजियोथेरेपी इज़ अ वेरी सेफ फील्ड, आई वुड से। अगर आप एक अच्छे काबिल फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपको आता है पेशेंट को असिस्ट करना, तो आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। इट माइट बी स्टार्ट फ्रॉम अ lakh a month to even 3 to 5 lakh in a month if you are running a good clinic also. We encountered with many people and they call physiotherapy as massage wala. What do you say on this? वो पूरी तरह से प्रॉब्लम क्योर नहीं कर सकता है। आप टेम्पररी रिलीफ फील कर सकते हैं, बट इफ़ यू आस्क पेशेंट कि उस टाइम अच्छा लगेगा, बट अगले दिन दे केम विद द सेम प्रॉब्लम। Hi, I am Rahul Yavatkar. I learned life by living it, not reading in books. The podcasts are real, unfiltered truth. No fake drama, no fake motivation, just the conversation that actually matters. Welcome to today's episode of Inside Neurophysiotherapy. Today we have with us someone who has not only inspired me but many countless physios. Our today's guest is Dr. Priya Mehta ma'am, a highly respected neurophysiotherapist and an educator who has dedicated her career to helping patients to rebuild movements and fight neurological challenges. Thank you so much ma'am. It's a real honor to have you here. थैंक यू राहुल। अब हमारे ऑडियंस को बताइए कि व्हाट इज फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी बेसिकली एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है। इट्स अ साइंटिफिक हेल्थ केयर प्रोफेशन जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट अपने असेसमेंट, ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन प्लान के थ्रू आपकी बॉडी में जो भी मूवमेंट डिसऑर्डर है, किसी भी मूवमेंट में आपको पेन हो रहा है, उसके रूट कॉज को डायग्नोस करता है और फिर उसको ट्रीटमेंट देता है। और इसका बेसिक एम यह है कि आपको लाइफ को पेन फ्री करना है, आपके मूवमेंट को बेटर करना है और आपको आपकी फंक्शनल एक्टिविटी में या जिस भी एक्टिविटी में आप प्री इंजरी स्टेटस में थे उसमें वापस लेके जाना है। सो इट इज़ फिजिकल थेरेपी, मीन्स अ मैनुअल थेरेपी इंक्लूडिंग एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, manual therapy, and many more advancement like robotics and AI are also coming into this field now. So that is basically physiotherapy. आपने कब सोचा कि मुझे एज अ फिजियोथेरेपिस्ट स्टैंड करना है या ऐसा कुछ इंस्पिरेशन आया आपके अंदर कि अब मैं फिजियोथेरेपी करना चाहती हूँ? Actually, many will relate with this story because first line जो मेरा chosen था was obviously MBBS seat. I'm talking about the era 2005-2006. But प्लान के अकॉर्डिंग थिंग्स नहीं हुई। आई डिडंट गॉट माई MBBS सीट। देन एक काउंसलर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप फिजियोथेरेपी फील्ड को ऑप्ट करो। ये ग्रोइंग फील्ड है और इसका स्कोप बहुत बढ़ रहा है। अभी हर जगह फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स खुल रहे हैं और सारों में फिजियोथेरेपी की नीड बढ़ती जा रही है। एंड मेरा एक दूसरा ड्रीम था कि मुझे MGM मेडिकल कॉलेज में पढ़ना था। तो वो एक वे में पूरा नहीं हुआ, तो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड बैचलर्स ऑफ फिजियोथेरेपी एंड आई टेकन एडमिशन इन MGM मेडिकल कॉलेज। बट जैसे-जैसे इस फील्ड में मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ती गई, जैसे फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड द टर्निंग पॉइंट वाज़ थर्ड ईयर जब मैं बायोमैकेनिक्स से इंट्रोड्यूस हुई। आई हैव स्टार्टेड डेवलपिंग अ डीप इंटरेस्ट कि ये ह्यूमन बॉडी में कैसे सारी मूवमेंट्स होती हैं, हाउ द जॉइंट्स आर मूविंग एंड हाउ अ स्मॉल प्रॉब्लम इन दिस मूवमेंट कैन चेंज अ पेशेंट्स लाइफ, अ पर्सन्स लाइफ। तो वहाँ से मेरा इंसाइट डेवलप हुआ फिजियोथेरेपी का। एंड आफ्टर दैट देयर वाज नॉट लुकिंग बैक टू एनी अदर फील्ड। फिर डूइंग मास्टर्स वाज ऑब्वियस नेक्स्ट स्टेप बिकॉज मुझे इसी फील्ड में कंटिन्यू करना था एंड आई वाज वेरी कीन टुवर्ड्स टीचिंग एंड एकेडमिक्स में जाना। सो उसके लिए भी मास्टर्स ज़रूरी था। तो उसके बाद मैंने इसी फील्ड को कंटिन्यू किया और नाउ आई एम डूइंग PhD ऑल्सो इन दिस फील्ड। And I really love this profession, how it changes someone's life and make them better in movement in every aspect of life. So that's a beautiful field actually.
In recent times, we heard about the prefix doctor used and not used by physiotherapists. What is your opinion on this? एक्चुअली इट्स आई गेस अ नेवर एंडिंग डिबेट, बट अब शायद इसका कंक्लूजन निकल जाएगा। ये आई गेस जितने भी फिजियोथेरेपी जब से स्टार्ट हुई है तब से ये डिबेट चल रहा है कि डॉक्टर प्रीफिक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बट आई थिंक इट्स माय पर्सपेक्टिव कि जैसे कोई दूसरे फिजिशियन या किसी भी डॉक्टर के पास जो पेशेंट प्रॉब्लम लेके जाता है, वो उनकी फील्ड रिलेटेड लेके जाता है। सर्दी खांसी लेके जाता है तो वो उनका मेजर कंप्लेन है कि मुझे सर्दी खांसी है। वैसे ही जैसे हमारे पास जब कोई पेशेंट आता है तो उसका मेजर प्रॉब्लम यही होता है कि मुझे पेन है, मुझसे ये मूवमेंट नहीं हो रहा है, मेरी ये मूवमेंट मैं डेली लाइफ में नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ये डेली रूटीन में प्रॉब्लम आ रही है, पेन की, मूवमेंट की, एनी न्यूरो केस, एनी स्पोर्ट्स केस, तो हम वो ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली डॉक्टर वही होता है जो अपना एक असेसमेंट कर पाए, एक रूट कॉज डायग्नोज कर पाए और उसके हिसाब से वो ट्रीटमेंट प्लान बता पाए। तो हमारे पास जो पेशेंट कंप्लेन लेके आ रहा है वो हम ट्रीट कर रहे हैं। तो व्हाई वी आर नॉट डॉक्टर्स? वी आर डॉक्टर्स ऑफ मूवमेंट्स, नॉट कार्डियो, नॉट सर्जरी, नॉट न्यूरो, नॉट एनीथिंग एल्स। वी आर डॉक्टर ऑफ मूवमेंट्स एक्चुअली। Great. Ma'am, in recent times, we encountered with many peoples and they call physiotherapy as massage wala. What do you say on this? एक्चुअली जो बैकग्राउंड है फिजियोथेरेपी का, वो स्टार्ट हुआ था बेसिकली सम डिप्लोमा कोर्सेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नर्सिंग एंड अदर फील्ड। तब से लेके अगर आप आज तक देखें तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है फिजियोथेरेपी में। पहले डिप्लोमा था, इट बिकेम 4.5 ईयर टू इवन 6 ईयर डिग्री कोर्स, देन मास्टर्स 2 to 3 year of masters, and now even PhD. We have specialization, neuro, orthopedic, cardiopulmonary, pediatric, geriatric, oncology, and many more fields are developing, even women health, community physiotherapy. सो ये जो एक पर्सपेक्टिव है मसाज थेरेपिस्ट, ये बना आई गेस पहले सिर्फ कुछ मोडालिटीज़ अवेलेबल होती थी या कुछ ही मैनुअल ट्रीटमेंट किए जाते थे। बट नाउ फिज़ियोथेरेपी इज़ अ एविडेंस बेस्ड मच एडवांस्ड वर्ज़न, जिसमें अब ये वर्ड यूज़ करना बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है, बिकॉज़ हम मसाज नहीं, हम आपका रूट कॉज़ ढूँढ रहे होते हैं। माइट बी इन दैट के इन सम मैन्युअर वी आर डूइंग सम स्लाइडिंग मूवमेंट ऑन योर स्किन, कुछ पाल्पेट करने के लिए या कुछ ट्रीट करने के लिए कुछ रिलीज़ेज़ यूज़ होते हैं जिसको लेमैन लैंग्वेज में लोग मसाज बोल देते हैं, बट इट इज़ नॉट मसाज। वी नो कि कहाँ पे आपका टाइटनेस है, कहाँ नहीं है, कहाँ हमको ट्रीट करना है, कहाँ नहीं करना है। मसाज इज़ अ जनरल थिंग जो आपका सर्कुलेशन बढ़ाती है, जो इर्रिस्पेक्टिव आपको कहाँ प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, उसके बिना दी जाती है। सो इट्स एक्चुअली अ मिसकंसेप्शन एंड अ मिथ कि फिजियोथेरेपिस्ट है मसाज वाला, वी आर डेफिनिटली नॉट। Basically, physiotherapist is movement ka doctor. येस, फॉर श्योर। नो वन कैन असेस मूवमेंट्स एज गुड एज फिजियोथेरेपिस्ट। हम पेशेंट का असेसमेंट या उसकी कंप्लेन से पहले जब वो हमारे गेट से एंटर हो रहा है, क्लिनिक के गेट से, हम उसको चलते हुए देख रहे हैं, वहीं से हमारा असेसमेंट स्टार्ट हो जाता है। वी स्टार्टेड मेकिंग हाइपोथेसिस कि इसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एंड देन वी रिलेट इट विद द पेशेंट्स हिस्ट्री कि वो क्या क्या हिस्ट्री दे रहा है। उस हिस्ट्री में से हम निकालते हैं कि इसके क्या क्या इम्पेयरमेंट्स है, क्या क्या चीज़ों में दिक्कत है, कि कौन सी मसल वीक है, कौन सी मसल में प्रॉब्लम है, कौन से जॉइंट में प्रॉब्लम है, मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन है तो क्यों है, एंड उस रूट कॉज को निकाल के इवन अब तो विसरल फिजियोथेरेपी आ गई है ना। क्या होता है ये विसरल फिजियोथेरेपी? विसरल फिजियोथेरेपी इज बेसिकली देयर इज वन हाइपोथेसिस व्हिच इज ऑलरेडी प्रूवन दैट देयर इज अ हाइपोथेसिस पिट्यूटरी एक्सिस व्हिच कंट्रोल्स एवरीथिंग इन योर बॉडी। सो अगर आपके एक फेशिया है बॉडी में जो हर ऑर्गन को कवर कर रहा है, अगर उसमें भी कहीं टाइटनेस है तो वो भी ऑर्गन में पैथोलॉजी क्रिएट करता है एंड देन वो ब्लड में रिफ्लेक्ट होता है। तो इन विसरल फिजियोथेरेपी वी पाल्पेट दैट फेशिया आल्सो एंड वी ट्रीट दैट फेशिया, दैट इंटरनल ऑर्गन कवरिंग, एंड दैट कैन क्योर द पैथोलॉजी। इट्स अ वास्ट फील्ड जिसका एक अलग से नॉलेज होना ज़रूरी है, हर फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कर सकता है। बट आई एम टॉकिंग कि इतना एडवांसमेंट हो गया है फिजियोथेरेपी में, और आई गेस होता ही जाएगा जितनी रिसर्चेस और जितने एविडेंस आते जा रहे हैं और जितना स्कोप बढ़ता जा रहा है फिजियोथेरेपी का। ईच एंड एवरी पार्ट, प्री सर्जरी, पोस्ट सर्जरी, विदाउट सर्जरी, इवन इन द नॉर्मल इंडिविजुअल, प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपी इज ऑल्सो कमिंग कि हम क्या कर सकते हैं कि लोगों को वो प्रॉब्लम हो ही ना। सो द स्कोप इज वास्ट एंड ह्यूज। Okay.
मैम, आजकल रील्स वायरल हो रही है जिसमें कायरोप्रैक्टर्स करके एक टर्म आ रही है और एज अ डॉक्टर आ रहे हैं वो सामने। उसमें वो जॉइंट प्ले करके बोन से साउंड प्रोड्यूस करके पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो वो आजकल बहुत वायरल हो रहा है। तो क्या वो फिजियोथेरेपी का पार्ट है या उसके साथ स्टैंड करता है या कुछ अलग है वो? कायरोप्रैक्टिस एक्चुअली आपके अलाइनमेंट पे वर्क करते हैं एंड बेसिकली वो फोकस करते हैं आपके स्पाइन पे। उनका थ्योरी ये है कि आप अगर बॉडी को अलाइन कर दो, तो बॉडी खुद ही उसको हील कर सकती है पेन को। बट आजकल क्या हो गया है ना, स्टूडेंट्स एक छोटा-सा सर्टिफिकेट करते हैं, 4 दिन का, 8 दिन का कोर्स या 1 दिन का कोर्स, दे शो दैट आई एम अ कायरोप्रैक्टर। बट कायरोप्रैक्टर एक इंडिविजुअल फील्ड है, जिसका एक बेसिक नॉलेज होना कि आपको किसको कब कौन-सा मैनिपुलेशन देना है, किसको नहीं देना है, ये सब पता करना बहुत ज़रूरी है। सो जो बाकी ये सब जो लोग कर रहे हैं, किसी वीडियो देख के बोन चटकाना, आवाज़ आना, दैट इज़ जनरली अ बबल इन बिटवीन द योर वर्टिब्रास और बिटवीन योर बोन्स, जिसका आपको साउंड आता है। बट वो पूरी तरह से प्रॉब्लम क्योर नहीं कर सकता है। आप टेम्परेरी रिलीफ फ़ील कर सकते हैं, बट इफ यू आस्क पेशेंट कि उस टाइम अच्छा लगेगा, बट अगले दिन दे केम विद द सेम प्रॉब्लम। अगर आपने उनको उसके साथ जो मसल्स का एक्टिवेशन होना चाहिए, वो एक्सरसाइज़ेज़ नहीं बताई है, उनको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कैसी एक्टिविटीज़ करनी है, कौन-सी एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, ये सब नहीं बताया है। अगर मेन कॉज़ बैलेंस का है और आपने कुछ बैलेंस की ट्रेनिंग ही नहीं दी है, कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है, वो नहीं दिया है, स्ट्रेंथ कम है, वो प्रॉब्लम है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं दिया है, तो वो कायरोप्रैक्टिस वर्क नहीं करेगी। और बेसिकली ये इसलिए इतनी ज़्यादा आ रहा है क्योंकि ये सब गलत है एक्चुअली, सिर्फ़ सर्टिफ़िकेट कोर्स करके एक पर्टिकुलर फ़ील्ड को ही फिज़ियोथेरेपी बोलना। It is not a part of physiotherapy, but after certain course you can incorporate in physiotherapy. But वो एक फिजियोथेरेपी का पार्ट बन सकता है, पूरा ट्रीटमेंट नहीं। फिजियोथेरेपी इज अ कंप्लीट ट्रीटमेंट, अ कंप्लीट फ्रेमवर्क। तो जैसे आपने कहा एमबीबीएस में नहीं हुआ, तो आपने काउंसलिंग के थ्रू फिजियोथेरेपी को एज अ ग्लोबल करियर मान के उसमें स्कोप देख के उसमें एडमिशन लिया। तो फिर उसमें पहले तो आपने एमबीबीएस के माइंडसेट से अपनी जर्नी प्लान की होगी कि फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट्स हैं, इतना पढ़ना है या इतनी हाई लेवल की स्टडी होगी, इतना क्लिनिकल एक्सपोजर होगा। तो फिर फिजियोथेरेपी में आपकी जर्नी कैसी रही? क्योंकि पहले आप स्टूडेंट थी, उसके बाद आप एक क्लिनिशियन बनी और फिर आप एजुकेटर पढ़ाना शुरू किया आपने और अब आप सोशल मीडिया के थ्रू और एजुकेट कर रही है फिजियोथेरेपी के लिए। तो कैसी रही आपकी जर्नी? एक्चुअली जो ये हेल्थ केयर में आने का प्लान था, दैट वाज डिसाइडेड इन क्लास 8 एक्चुअली। 8th स्टैंडर्ड में मेरा इंदौर डिस्ट्रिक्ट में सेकंड मेरिट आया था और उस टाइम पे न्यूज़पेपर में इंटरव्यूज़ होते थे, दैनिक भास्कर, नई दुनिया। तब मुझसे जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने पूछा था, "आप क्या बनना चाहती हो?" तब मैंने कहा था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं किसी की लाइफ में कुछ एक पर्पस है मेरा कि मैं लोगों की हेल्प करूँ, उनको हील करूँ। तो तब आई रिमेंबर, स्टिल रिमेंबर कि जो वो पेपर में आया था आफ्टर इंटरव्यू, वो यही लाइन आई थी, "डॉक्टर बनना चाहती है प्रिया मेहता।" तो मेरा ड्रीम तो वहीं सील हो गया था। बट मेरा सेकंड प्लान कभी नहीं था कि नहीं होगा तो क्या। बट जैसा मैंने बोला कि वो नहीं हुआ। बट जब मैंने फिजियोथेरेपी में एडमिशन लिया और जैसे-जैसे मैं पेशेंट्स से इनकॉर्पोरेट होती गई, मेरा एक्सपोज़र बढ़ता गया पेशेंट के साथ, मुझे इस फ़ील्ड में बहुत अच्छा लगने लगा। एंड स्पेसिफिकली मैं मेडिसिन भी नहीं दे रही हूँ, मैं कोई इन्वेसिव थेरेपी नहीं कर रही हूँ, मैं कोई कट नहीं लगा रही हूँ, मैं कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रही हूँ जिससे पेशेंट को बहुत हार्म होगा। स्टिल बहुत कुछ क्योर हो रहा है थ्रू फिजियोथेरेपी। एंड दैट सैटिस्फैक्शन कि पेशेंट जब आपको कुछ सिटिंग्स के बाद, कुछ थेरेपीज़ के बाद बोलता है कि मैं इतने सालों से ये चीज़ से सफ़र कर रहा था और अब मुझे बहुत रिलीफ़ फ़ील हो रहा है। दैट सैटिस्फैक्शन एंड दैट स्माइल एंड दैट फीलिंग इज़ अनमैच्ड विथ एनी अदर प्रोफ़ेशन आई गेस। सो मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है। पहले बैचलर्स किया, फिर मास्टर्स किया और बहुत सारे एरियाज़ में मैंने वर्क किया। बहुत सारे एक्सपोज़र्स लिए, स्पोर्ट्स टीम का भी मैं पार्ट रही एमपी की। फिर मैंने रोबोटिक रिहैब की भी ट्रेनिंग ली, मैंने पीडियाट्रिक रिहैब की भी ट्रेनिंग ली है। एंड इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस, आई गेस इट विल नेवर एंड। Physiotherapy and body is actually a vast field and it will continue forever. तो आपकी इतनी जर्नी रही तो पहला क्लिनिकल एक्सपोज़र आपका कैसा रहा होगा? मतलब पहली बार जैसे ट्रेड करने जाते हैं या कोई भी काम पहली बार करने जाते हैं,
तो दिमाग में एक डर होता है, एक थॉट होता है। और उसमें फिजियोथेरेपी में मैंने सुना है प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव भी कुछ होता है जिसमें फिजियोथेरेपी हेल्प करती है सर्जरी से पहले। तो ये सब चीज़ें कैसे वर्क करी? एक्चुअली जो पहला एक्सपोज़र आपका होता है एज़ अ स्टूडेंट, वो थ्रू आपकी वार्ड पोस्टिंग एंड क्लिनिकल पोस्टिंग के थ्रू होता है। जब आप सिर्फ़ ऑब्ज़र्व कर रहे होते हो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तो वो पेशेंट्स को देखना, उनकी हिस्ट्री लेना और फिर इलेक्ट्रोथेरेपी सबसे पहले हम सीखते हैं। बट जो इंटर्नशिप का जब वो पीरियड आता है, जब आप एक्चुअली एज़ अ फिज़ियो पेशेंट को ट्रीट करना स्टार्ट करते हो, इलेक्ट्रोथेरेपी मतलब मशीन्स के थ्रू मशीन्स के थ्रू, राइट, ट्रीटमेंट? वी हैव एन नंबर ऑफ मशीन्स जो कुछ करंट्स के थ्रू, सोनिक वेव्स के थ्रू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू पेशेंट की पेन को कम करने के लिए यूज़ होती हैं और हीलिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होती हैं। तो पहला एक्सपोज़र उससे स्टार्ट होता है। बट जो पहला मैं बोलूँगी पेशेंट जो एक्सपीरियंस रहा, जिससे मुझे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, वो इंटर्नशिप में डेवलप हुआ, जब हमने एक्चुअली पेशेंट का असेसमेंट बहुत अच्छे से करना स्टार्ट किया। ट्रीटमेंट तो हो जाएगा अगर आपने पेशेंट का असेसमेंट करके उसका रूट कॉज़ ढूँढ लिया है। जो हम फिज़ियोथेरेपी में करते हैं कि पेशेंट की बहुत डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, फिर हम उनके मूवमेंट्स चेक करते हैं कि वो खुद से कर पा रहा है या फिर हम उठा रहे हैं तो वो हो जा रहा है, पर पेशेंट उठा रहा है तो नहीं जा रहा है, या दोनों ही मूवमेंट में उसको प्रॉब्लम है। तो ये सब हमको एक पाथ देती है टुवर्ड्स दी उसका कॉज़ क्या है प्रॉब्लम का। और जब वो कॉज़ को ढूँढ के आप उसको ट्रीट करते हो, तो धीरे-धीरे आपका इंटरेस्ट ऑटोमैटिक डेवलप होता जाता है एंड हर एक पेशेंट एक कुछ नया चीज़ आपको सिखा के जाता है। तो मुझे पेशेंट एक्सपोज़र के थ्रू ही एक्चुअली इसमें इंटरेस्ट डेवलप हुआ और ये डिसाइड कर लिया था मैंने थर्ड ईयर में, जब मैंने स्टार्ट करा था मूवमेंट्स को पढ़ना, कि करना तो फिज़ियोथेरेपी ही है। मेरे बहुत सारे बैचमेट्स ने एक्चुअली चेंज किया प्रोफ़ेशन। कोई मा एमबीए एचए में चला गया, किसी ने कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देना चालू कर दिया कि नहीं इसमें मज़ा नहीं आ रहा है। बट इसमें मज़ा तभी आएगा जब आप उन जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उसकी आप बॉडी से रिलेशन समझोगे कि आप एनाटॉमी क्यों पढ़ रहे हो, आप बायोमैकेनिक्स क्यों पढ़ रहे हो, आप पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, सारे फिज़ियोथेरेपी असेसमेंट, ट्रीटमेंट, जब आप एक-एक सब्जेक्ट वो आपको शेप कर रहा है एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट, जब आप उसको बॉडी से रिलेट करके और पेशेंट के अप्लाई करना सीख जाओगे, तो आपको अपने आप मज़ा आने लग जाएगा इस फील्ड में। बायोमैकेनिक्स का मैंने ज़िक्र बहुत बार सुना आपसे। आप थोड़ा इसको इलैबोरेट करिए कि बायोमैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स पता है, जैसे मैकेनिक्स होते हैं, गाड़ी के मैकेनिक होते हैं, राइट? वो क्या करते हैं, बॉडी के एक-एक पार्ट को वो जानते हैं ना, मशीन के उस एक-एक पार्ट को वो जानते हैं कि अगर मशीन में से आवाज़ आ रही है तो किस लिए आ रही होगी, स्पीड का प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है ना? कहाँ कचरा होगा, क्या होगा? वैसे ही जो फिज़ियोथेरेपिस्ट होते हैं ना, वो ह्यूमन बॉडी के मैकेनिक्स होते हैं। सो वो अगर उसकी मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम है, तो किस पार्ट में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस रेंज में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या मसल या क्या जॉइंट इन बिटवीन जॉइंट स्पेस क्या गड़बड़ हो सकती है, वो हमको बायोमैकेनिक्स सिखाता है कि क्या नॉर्मल है, वो हमको पढ़ाता है ताकि हम एब्नॉर्मल चीज़ों को समझ पाएँ कि कहाँ पे कौन-सी चीज़ रेस्ट्रिक्ट कर रही है उस चीज़ को। इट इज़ बेसिकली बायो मीन्स रिलेटेड टू बॉडी एंड मैकेनिक्स मीन्स उसका मैकेनिज़्म समझना, दैट इज़ बायोमैकेनिक्स। आपका सबसे मेमोरेबल पेशेंट कौन-सा रहा जिससे आपने मतलब वो टर्निंग पॉइंट आया कि हाँ, अब मैं जो एक अच्छा स्टैंड कर रही हूँ, तो वो कौन-सा पेशेंट था मेमोरेबल पेशेंट? एक्चुअली देयर वर मैनी बट मेरे एक एक पेशेंट है जो मुझे उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है एक्चुअली, क्योंकि उनको ट्रीट करने के लिए मैंने भी बहुत कुछ पढ़ा। वो एक थोरैसिक स्पाइन में डिस्क प्रोलैप्स की वजह से उनको दोनों पैरों की ताकत चली जाती है एक्चुअली। आपका जो पीठ है, पीठ की बीच में नस दबने की वजह से दोनों पैरों की पावर चली जाती है, जिसको हम पैराप्लेजिया या अगर पावर है थोड़ी बहुत तो पैरापेरेसिस बोलते हैं। वो पेशेंट थे, ही वाज़ एट अ वेरी गुड पोज़ीशन बिफोर दिस। वो एक कंपनी के सीईओ थे और फिर उनका इस सर्जरी के बाद उनका बिल्कुल पैरों में ताकत चली गई, कड़कपन आ गया। बट वो पेशेंट ऐसे थे कि उनको आप कुछ भी बोलो, आप जाके उनको रिहैब कराओ, आप उनका जाके एक्सरसाइज़ कराओ, वो कभी भी ये उस चीज़ को अपने फेस पे नहीं आने देते थे कि वो इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ रह चुके हैं और उनको कोई प्रॉब्लम है। वो हमेशा सबसे पहले मुझे अच्छी चीज़ बताते थे कि मैडम मैं ये करने लग गया हूँ अब, मुझे थोड़ा पैरों में बहुत अच्छा लगने लग गया है ये चीज़।
जबकि मुझे क्लिनिकली बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं दिखता था। बट वो अपनी हर एक चीज़ को इतना ऑब्जर्व करते थे और सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि वो सबसे पहले अपनी पॉजिटिव चीज़ देखते थे और एंड में मुझे वो अपनी नेगेटिव प्रॉब्लम बताते थे। इस साइकोलॉजी से क्या होता है ना, आपका हीलिंग बहुत जल्दी होता है। ये मैंने उनसे सीखा। देन आई स्टार्टेड टू अप्लाई दिस ऑन माय अदर पेशेंट्स कि आप हर चीज़ रोज़ कुछ पॉजिटिव देखो। नहीं दिख रही है तो भी सोचो कि ये मेरे अंदर पॉजिटिव हो रहा है। तो उससे आपकी हीलिंग बहुत फास्ट होती है। तो ये मुझे उन्होंने सिखाया। सेकंड चीज़ उनका हमने बहुत 3, 4, 5 महीनों में स्टार्टेड वॉकिंग बट विथ अ स्टिक। उनका एम था वो उन्होंने कभी स्टॉप ही नहीं किया कि ठीक है अब मैं चलने लग गया हूँ तो अब मैं छोड़ता हूँ। वो हमेशा मुझे ये बोलते रहते थे, मैडम अब क्या? और क्या करना है आप मुझे बताओ, मैं सब करूँगा। तो उनके लिए हमने फिर रोबोटिक रिहैब चालू किया। तब इंदौर में एक रोबोटिक रिहैब सेंटर था। वो एज़ अ फिज़ियो सिर्फ़ मुझे ही ट्रस्ट करते थे तो मैं ही उनकी थेरेपी करने अलग जगह जाती थी। सो हमने उनको जो ट्रेडमिल पे वॉक कराते हैं विद सस्पेंशन, एक सस्पेंशन सिस्टम होता है जिससे बॉडी फॉल नहीं होती है, और ट्रेडमिल पे चलाना, उनकी हमने ट्रेनिंग करी उसके थ्रू। तो उनके थ्रू मैंने फिर रोबोटिक रिहैब भी सीखा कि, और उनसे ये सेकंड चीज़ मैंने सीखी कि गोल हर बार चेंज करके प्रोग्रेस करते ही जाना है। और वो हमेशा एक टाइम देते थे मुझे कि आप मुझे है ना, मतलब 1 महीना ले लो पर ये चीज़ कर लो। तो जो अभी न्यूरो रिहैब का पार्ट है कि हाँ, एक टाइम बाउंड गोल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, आपका रियलिस्टिक अचीवेबल गोल होना चाहिए। तो ये तो मैंने पढ़ा नहीं था इतने अच्छे से, पर उन पेशेंट की अगर मैं बात सोचूँ, तो मैंने ये सब कुछ फ़ील किया जब मैं उनको ट्रीट कर रही थी। तो एक अपनी बॉडी में एक पॉजिटिविटी रखना एक न्यूरो रिहैब का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हर चीज़ का रिपिटेशन करना और गोल बना के ट्रीट करना, ये सारी चीज़ें मेरे को उन पेशेंट्स ने मतलब प्रैक्टिकल वे में समझाई है। तो वो पेशेंट मुझे एक टर्निंग पॉइंट रहा है मुझे कि मैं जितना एक्सप्लोर करती जाऊँगी, उतना मैं खुद भी प्रोग्रेस करूँगी और मेरे पेशेंट्स भी प्रोग्रेस करेंगे। तो बेसिकली अगर एक पेशेंट ले फॉर एग्जांपल, जिसका एकदम ज़ीरो मूवमेंट है, मतलब नॉट इवन अ फिंगर इज़ मूविंग, तो उसको एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट वो कैसे ट्रीट होता है? ये जो आप केस बता रहे हैं, इनको जनरली हम प्लेजिया बोलते हैं। लाइक अगर पूरी दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं वर्क कर रहे हैं तो उनको हम क्वाड्रीप्लेजिया बोलते हैं, और अगर सिर्फ दोनों पैर वर्क नहीं कर रहे तो उसको हम पैराप्लेजिया बोलते हैं। तो बेसिकली जब कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा होता है, तो हमारा एज अ फिजियो सबसे पहला एम रहता है कि हम उनको कोई बेसिक टाइटनेस डेवलप ना होने दें, क्योंकि वो एक ही पोजीशन में रहते हैं। तो अगर आपने हाथ ऐसे रखा है तो वो ऐसे ही टाइट हो जाएगा, और फिर जब वो क्योर भी होंगे तो जब भी वो हाथ खोलना चाहेंगे वो मसल उसी पोजीशन में शॉर्ट हो जाएगी। तो हम उसको प्रिवेंट करने का ट्राई करते हैं। फिर सेकंड थिंग हमारी होती है कि उनको कोई घाव, जैसे प्रेशर सोर बोलते हैं हम, कि एक ही पोजीशन पे रहने से जो भी बोनी प्रोमिनेंसेस हैं, जैसे यहाँ स्कैपुला है, हेड है, ये कोहनी के पीछे का हिस्सा है, नीचे एड़ी है, पीछे पीठ की हड्डी है। तो ये जो बोनी प्रोमिनेंस है, इनमें सोर्स बनने के, घाव बनने के बहुत चांसेस होते हैं। तो हम इसलिए हर 2-2 घंटे में उनको टर्निंग कराना, उनको ऐसे बेड देना, जो पानी वाले आते हैं या हवा वाले जो बेड आते हैं, ताकि उनको वो एरिया पे प्रेशर ज़्यादा ना हो, वो देना। और थर्ड थिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि मूवमेंट्स कराना। बहुत सारे लोगों को बोल लगता है कि ये आते हैं बस और ऐसे हाथ-पैर चला के चले जाते हैं। हुँ। इट इज़ नॉट बेसिकली हाथ-पैर चलाना। वो हाथ-पैर चलाने से हम बहुत सारी चीज़ें उस पेशेंट की प्रिवेंट कर रहे हैं। अगर हम वो हाथ-पैर नहीं चलाएँगे तो पहली चीज़ कॉन्ट्रैक्चर और टाइटनेस, मतलब हाथ ऐसे के ऐसे ही रह जाएँगे। अगर हम उनको डेली नहीं खोलेंगे तो वो उनकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देगा। सेकंड थिंग, हम उस मूवमेंट की मेमोरी बना के रख रहे हैं ब्रेन को। अगर आप कोई सिग्नल ब्रेन को रिपीटेडली नहीं देंगे तो धीरे-धीरे ब्रेन वो चीज़ें भूल जाता है। तो हम इसके थ्रू सिर्फ़ इस हाथ-पैर चला के हम उस मूवमेंट की मेमोरी बना के रख रहे हैं ब्रेन के अंदर कि जब वो रिकवरी होगी, तब ब्रेन को ऐसा नहीं होगा कि वो मूवमेंट याद ही नहीं है। हम उनको बोलते हैं आप देखो, हमारे साथ करने का ट्राई करो। तो बेसिकली, और हमारे पास इसके अलावा ट्रीटमेंट एक करंट्स का होता है जिसके थ्रू हम मसल में कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करते हैं। दैट टू अगेन, क्योंकि ब्रेन से सिग्नल नहीं जा रहे हैं मसल में, पर वहाँ की नर्व तो काम कर रही है। अगर हम कोई आउटर सिग्नल देंगे तो नर्व मसल में जाएगी, करंट देगी और कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो वो हम कॉन्ट्रैक्शंस कराते हैं ताकि मसल में जो यूज़ ना होने की वजह से वीकनेस डेवलप हो रही है, मसल मास जो रिड्यूस हो रहा है, वो सब हम प्रिवेंट कर पाएँ। और यहाँ से हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, फिर जैसे-जैसे उसमें स्ट्रेंथ आती है, थोड़ा मूवमेंट आता है, देयर वी हैव एन नंबर ऑफ थिंग्स टू डू ऑन द पेशेंट्स। मैम जैसे कि आपका स्पेशलाइज़ेशन न्यूरो में है,
तो ये बाकी एमपीटी सब्जेक्ट्स जो मास्टर्स में है उससे डिफरेंट कैसे है और आपने इसको ऑप्ट क्यों किया? सी ये डिसीजन ओवरनाइट नहीं है न्यूरो फिजियोथेरेपी लेने का। पहले मैं हर फील्ड के बारे में क्यूरियस थी कि ऑर्थोपेडिक हो सकता है, मतलब मस्कुलोस्केलेटल ब्रांच हो सकती है, पीडियाट्रिक हो सकती है, ऑब्स गायनी हो सकती है, स्पोर्ट्स हो सकती है, जीरियाट्रिक हो सकती है, बहुत सारी फील्ड्स थी। तो ये मेरा सबसे पहला आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो आपका इंटरेस्ट। सो ये मैंने रियलाइज़ करा कि ऑर्थोपेडिक और बाकी ब्रांचेज़ में रिजल्ट्स बहुत क्विक आते हैं एंड दे आर वेरी डायनामिक फील्ड। बट जो न्यूरो फील्ड का पर्पस है ना वो बहुत डिफरेंट है। उसमें भले ही माइलस्टोन या एक भी गोल अचीव करने में टाइम बहुत लगता है, बट इट इज वन थिंग चेंजेस द होल लाइफ ऑफ अ पेशेंट। अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोचें जो बेड पे है और जो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो आप सोचें उसके लाइफ पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी एक्टिविटीज पे, उसके सोशल लाइफ पे, इवन ऑन द पेशेंट्स फैमिली। न्यूरो की बीमारी सिर्फ पेशेंट की नहीं होती है, वो उसके आस-पास वाले सारी फैमिली की, उसकी सोशल लाइफ की, सबकी बीमारी हो जाती है। तो आई रियलाइज़ कि न्यूरो हैज़ अ डीप पर्पस। इट इज़ जस्ट नॉट अबाउट सम क्विक रिजल्ट्स। That small movements, small achievements, small goals and milestones that give a real satisfaction to me. So वो मेरा एक की इंटरेस्ट था न्यूरो में जाने का। सेकेंड थिंग जो हम एज अ फिजियो सोचते हैं कि किसमें हमको स्कोप ज़्यादा है, हम्म। उसमें भी अगर हम बात करें तो अगर आप न्यूरो फिजियोथेरेपी की बात करेंगे, तो अगर आपने एक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट अगर आप बन गए हैं, आप में वो पेशेंस आ गया है, वो एम्पैथी आ गई है, तो आई एम श्योर आप एक ऑर्थो केस भी देख सकते हो। बिकॉज़ न्यूरो में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ न्यूरो देखते हो, न्यूरो केस में जॉइंट रेस्ट्रिक्शन भी आते हैं, तो आपको ऑर्थोपेडिक पार्ट भी सीखना है। न्यूरो केस आईसीयू में रहते हैं, तो उनको चेस्ट पीटी और आपको ये भी प्रिवेंट करना है कि कोई पल्मोनरी का कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, कफ नहीं जम जाए, निमोनिया नहीं हो जाए, ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स कुछ डेवलप नहीं हो। वेंटिलेशन पे भी रहते हैं पेशेंट, तो आपको कार्डियोपल्मोनरी पार्ट भी सीखना है, न्यूरो तो सीखना ही है। तो मेरे ख्याल से आप एक वर्सेटाइल फिजियोथेरेपिस्ट हो जाते हो। और थर्ड थिंग, अगर आप मॉनेटरी बेनिफिट भी देखो, अब फिजियोथेरेपिस्ट बनना है, कमाना तो है ही। तो न्यूरो पेशेंट आपके लिए बहुत लंबे टाइम के पेशेंट्स भी होते हैं। आप एक पर्पस और एक आपको जो सैटिस्फैक्शन मिल रहा है वो तो है ही। बट उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी न्यूरो फील्ड अच्छी है, क्योंकि आपका एक पेशेंट आपके लिए बहुत लॉन्ग टर्म पेशेंट है। इट्स नॉट अबाउट 10 विजिट्स, 15 विजिट्स। वो जब तक पूरे ठीक नहीं हो जाते, माइट बी 1 मंथ, माइट बी 1 ईयर, माइट बी 5 ईयर्स, वो हमेशा कंटिन्यूअस रहते हैं। एंड इवन गवर्नमेंट फील्ड में भी आप अगर बात करें, तो न्यूरो की वैकेंसीज़ कंपैरेटिवली काफ़ी निकलती है। हॉस्पिटल्स हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। तो मैंने ये 3-4 एस्पेक्ट देख के फिर इस फील्ड को चूज़ किया था। मैम फिजियोथेरेपी आज सर्जरीज को कैसे रिप्लेस कर रहा है? सर्जरीज़ आई वोंट से कि इट्स राइट ऑलवेज़। बहुत सारे केसेस में कर रहा है। जैसे अगर आपका कोई अर्थराइटिस है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, इन सम केसेस ग्रेड 3 ऑल्सो, या कोई लिगामेंट टियर है, मसल टियर है, इन केसेस में बहुत बार आपकी चीज़ें फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाती है, आपको सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे वो सियाटिका होता है, नस दब जाती है, बहुत बार लंबर या स्पाइन की डॉक्टर सर्जरी सजेस्ट करते हैं कई बार। बट बहुत सारे केसेस में आफ्टर अ मंथ और सो ऑफ फिजियोथेरेपी उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है फिर सर्जरी की। बट ये हमेशा सच नहीं है। कुछ केसेस में, जैसे अगर कोई स्पोर्ट्स प्लेयर है और उसको कोई ग्रेड 3 टियर हुआ है, तो उसका रिटर्न टू स्पोर्ट सर्जरी के साथ जब फिजियोथेरेपी कंबाइन करके की जाती है, तो वो जल्दी हो जाता है। कुछ केसेस में जहाँ बहुत पैरालिसिस डेवलप हो गया है, पैरों में ताकत कम हो गई है, सेंसेशन भी बहुत कम हो गए हैं, 3-3 4-4 महीने या 6 महीने की फिजियोथेरेपी के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है, तब सर्जरी पेशेंट को करवानी भी पड़ती है। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज़ कि फिजियोथेरेपी रिप्लेस कर देगा सर्जरी को, बट येस, बहुत बार आपको वो सर्जरी से बचा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले फिजियोथेरेपी उस चीज़ का किसी ट्रेन्ड फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें, उसका ट्रीटमेंट कराएँ और फिर अगर रिलीफ नहीं मिलता है, तो उसके बाद ही आप सर्जरी पे जाएँ। मैम अभी हाई टाइम चल रहा है जहाँ लोगों को ये डर है, इंक्लूडिंग कॉरपोरेट्स एंड एवरीवन, कि एआई उनकी जॉब टेक ओवर कर लेगा। और मैंने सुना है फिजियोथेरेपी में भी एआई का अच्छा रोल है, और इंक्लूडिंग रोबोटिक फिजियोथेरेपी ऑल्सो। तो इसको ये कैसे हेल्प कर रहा है? एक्चुअली इस केस में फिजियोथेरेपी इज़ अ वेरी सेफ फील्ड आई वुड से, क्योंकि हमारी जो थेरेपी होती है उसमें टच का, असेसमेंट का, मैनुअल थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है।
अगर आप पेशेंट को जो एक होता है ना मैनुअल थेरेपी, मतलब जो आप पेशेंट जो थेरेपिस्ट अपने हाथ से दे रहा है ना? तो उसमें तो एआई आपको रिप्लेस कर ही नहीं सकता है। ह्यूमन टच जहाँ पे भी लगता है, वहाँ पे एआई आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है। यस, मैं ये बोलूँगी कि बल्कि एआई आपको फिज़ियोथेरेपी में हेल्प कर रहा है टू आपकी रीचेबिलिटी वो इंक्रीज़ कर रहा है। जैसे आपका रिमोट एरियाज़ हैं, जैसे इंडिया में बहुत सारा पॉपुलेशन रूरल एरिया का है, जहाँ पे फिज़ियोथेरेपिस्ट इतने ईज़िली अवेलेबल नहीं है। तो ये हो सकता है कि आफ्टर 1 विज़िट या एक आध सेशन के बाद जब आपने सिखा दिया है, तो बाय द यूज़ ऑफ दिस एप्लीकेशंस, एआई, आप उनको मॉनिटर कर सकते हैं कि हाँ, आप सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, प्रोग्रेस कर सकते हैं। बट कंप्लीटली एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, अ एआई जिनको आता है वो फिजियोथेरेपिस्ट उन फिजियोथेरेपिस्ट को रिप्लेस कर सकते हैं जिनको एआई नहीं आता है। तो इट इज़ बेटर कि आप एआई सीखो, बट वो रिप्लेस नहीं कर सकता कभी भी ह्यूमन टच को। वो आप यूज़ करिए, बल्कि टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करना सीखिए कि आप अपने फील्ड में उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपके लेवल पर एक फिजियोथेरेपिस्ट आ जाए, तो वो कितना अर्न कर सकता है इन इंडिया? ये क्वेश्चन एक फिजियोथेरेपिस्ट की एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। आपने सिर्फ बीपीटी कर लिया है इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट बन गए हो। अभी मैं बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स में भी देखती हूँ कि अ, वो अच्छे से असेस ही नहीं कर पाते पेशेंट को, वो रूट कॉज़ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। वो बिना किसी कॉज़ के जो एक जनरलाइज़्ड ट्रीटमेंट है कि नी पेशेंट आया तो ये कर दो, बैक पेशेंट आया ये कर दो। अगर आप ऐसे ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका अर्निंग भी वैसा ही होगा। अगर आप एक अच्छे फिज़ियो बनेंगे, अच्छे रूट कॉज़ तक पहुँचेंगे या अपने अपने ऊपर अगर आप अच्छे से वर्क करेंगे, वो बोलते हैं ना आप काबिल बनो, हुँ। कामयाब तो बन ही जाओगे। बेसिकली मैम, अगर एक बेसिक पे पर बात करें, जैसे आपने पहले एमबीबीएस परस्यू करना चाहते थे आप, लेकिन वो नहीं हो पाया। फिर आपने काउंसलर के थ्रू बीपीटी को जाना, पहचाना, बट एक पॉइंट पे अर्निंग बहुत मैटर करती है। तो एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट, एक अच्छा फिज़ियोथेरेपिस्ट कितना अर्न कर सकता है? क्या वो एमबीबीएस के लेवल पे हैं या उससे थोड़ा कम, या और भी अच्छा वो अर्न कर सकता है? एक्चुअली कंपेयर तो नहीं कर सकते हैं अपन, बिकॉज़ अगर आप देखें तो जो मेरे सीनियर्स में चैलेंजेस थे फिज़ियोथेरेपी में, वो बहुत ज़्यादा थे। तब इसका स्कोप किसी को नॉलेज भी नहीं था कि फिज़ियोथेरेपिस्ट होते क्या हैं। मेरे एरिया, मेरे एरा में भी थोड़े चैलेंजेस थे, जब वो ये फ़ील्ड ग्रो कर रही थी, सब इसको जान रहे थे। बट अभी का अगर आप एरा देखें, तो बहुत सारे लोग अवेयर हैं, बहुत सारे लोग पहली बार में ही फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं। तो जो अर्निंग है, वो भी इस तरीके से चेंज हुई है। मतलब 2007 में जो अर्निंग थी वो अब वैसी नहीं तो थी? नहीं, पहले मैं बोलूँगी कि हमारे टाइम पे 100 या 200 में भी विज़िट करते थे लोग, ₹100, ₹200। क्लिनिक के चार्जेज़ होते थे ₹100, ₹200। बहुत सीनियर लोग 300 या 500 पर सेशन चार्ज करते थे। जैसा आप 200 300 300 बता रहे हो, बट मेरे जो फ्रेंड्स अभी पुणे में हैं और जैसे उन्होंने मेरे को बताया है, वो पर विज़िट 1000 1500 ऐसे यस, चार्ज मैं वही करते हैं। पॉइंट बोलना चाह रही हूँ कि अब चीज़ें चेंज होती जा रही हैं। अब पर सेशन जो फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं वो 500 टू 2000 आपके पर सेशन चार्ज कर रहे हैं, और उतना ही एडवांसमेंट भी आया है फील्ड में। उतने ही एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस लोग कर रहे हैं कि क्या पेशेंट के लिए सही है वही उनको दिया जाए, और जो आउटडेटेड चीज़ें हो गई हैं, जो पेशेंट को सिर्फ चली आ रही थी पर उससे पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं आता था, वो हटती जा रही है। एआई आ रहा है, रोबोटिक्स आ रहा है, बहुत सारी मशीन्स आ रही हैं नई-नई, इवन मैनुअल थेरेपी और जो हमारी मैनुअल स्किल्स है, उस पे बहुत सारा काम हम कर रहे हैं। तो वैसे ही पैरेलली आपकी अर्निंग भी बढ़ रही है। अगर आप एक अच्छे काबिल फिज़ियोथेरेपिस्ट हैं, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपको आता है पेशेंट को असेस करना, उसका रूट कॉज़ जानना और फिर उसके रूट कॉज़ के हिसाब से ट्रीटमेंट देना, तो आप काफ़ी अच्छा अर्न कर सकते हैं। इट माइट बी स्टार्ट फ्रॉम अ लाख अ मंथ to even 3 to 5 lakh in a month if you are running a good clinic or so. So वो वेरी करता है, बट यस आपको अपने ऊपर पहले वर्क करना पड़ेगा टू बी अ गुड थेरेपिस्ट विद बेसिक क्लियर कंसेप्ट्स एंड आइडिया अबाउट द नॉलेज। एंड एक और चीज़ मैं ऐड करूँगी कि पहले जो फिजियोथेरेपी था ना, वो सिर्फ फिजिकल थेरेपी, मतलब हम सिर्फ जो बाहर जो बॉडी पे दिखता था हम उसी पे ही काम करते थे।
बट अब जो कंसेप्ट फिजियोथेरेपी में आ रहा है वो ये है कि आपको सिर्फ फिजिकल पे वर्क नहीं करना है, आपको पेशेंट के मेंटल हेल्थ पे भी वर्क करना है। आपकी जो बॉडी है वो मिक्सचर है, फिजिकल, मेंटल, मतलब साइकोलॉजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, न्यूट्रिशनल हेल्थ प्लस स्पिरिचुअल हेल्थ। तो ये सब 33% है प्लस 1% स्पिरिचुअल। तो अगर आपका एक भी कंपोनेंट मिसिंग है तो एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आप उसकी 100% रिकवरी नहीं ला पाओगे। तो ये फील्ड बहुत ग्रो करता जा रहा है कि हम ओवरऑल पेशेंट का रिहैब कैसे करें, और वैसे ही उसकी अर्निंग भी बढ़ती जा रही है। तो आई नो physios who are earning even 10 lakhs in a month, even 20 lakhs in a month, and basically 50,000 in a month तो स्टार्टिंग ही है आफ्टर यू तो कंप्लीट योर बेसिकली मास्टर्स। बात करें तो एमबीबीएस के लेवल का फिजियोथेरेपी तो है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मैं वहाँ पे स्टॉप नहीं करूँगी उसको। हाँ, बट अगर आपको पेशेंट एक बार आप गए और पेशेंट ने आपको वापस नहीं बुलाया, मतलब आपको खुद पे काम करने की ज़रूरत है। मैं हर फिजियोस के लिए नहीं बोल रही हूँ। आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि ये फील्ड जैसे-जैसे बढ़ रही है इसमें थोड़ा एडमिशन्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। कॉलेजेस बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ले रहे हैं और इवन उनके पास कुछ है ही नहीं डिपार्टमेंट। वो कॉलेजेस भी फिजियोथेरेपी पढ़ा रहे हैं। जैसे तो एमबीबीएस वो में जो आप लेवल है वो आप बना के रखेंगे और फिर एक अच्छे फिजियोस बाहर देंगे तो डेफिनेटली वो अर्न भी अच्छा करेंगे। सैचुरेशन फील्ड में नहीं इतना आना चाहिए जस्ट बिकॉज़ कि आप बिना किसी फैसिलिटी, रिसोर्सेज़, उतने अच्छे लेवल के एजुकेशन के बिना फिजियोथेरेपिस्ट बस निकाले जा रहे हैं अपने कॉलेज से। क्या फिजियोथेरेपी के लिए भी जो नीट होती है वो मैंडेटरी है अभी? जो अभी नया एक्ट आया है अलाइड हेल्थ साइंसेज़ का, उसमें नीट में अपीयर होना मैंडेटरी है। नीट के बेसिस पे, मतलब अगर आपने नीट दिया है, उसके बाद जो आपकी स्टेट की जो काउंसिल है या जो कॉलेज की काउंसिल है, वो उस हिसाब से फिर मेरिट जो होता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की मेरिट के बेसिस पे एडमिशन लेगी, बट उसके लिए नीट में अपीयर होना ज़रूरी है। मतलब बेसिकली जैसे एमबीबीएस में काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है कि पहले काउंसलिंग होगी, फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा। तो वैसे क्या फिजियोथेरेपी में भी हो रहा है या यस, इन फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी जो नया एक्ट आया है अलाइड हेल्थ साइंसेज एक्ट, जो 2021 में बना था और अभी 2025 में अप्लाई हो चुका है, जिसमें डॉक्टर प्रीफिक्स लगाना, पीटी सफिक्स लगाना और बहुत सारा करिकुलम उन्होंने फिक्स किया है। आपका लेवल जो फिक्स किया है कि एकेडमिक में आपका प्रोग्रेशन कहना कैसा होना चाहिए, एज अ क्लिनिशियन आपका प्रोग्रेशन कैसा होना चाहिए, तो उसमें ये बात भी है। सो जो ये नए एक्ट में ये भी आया है कि आप जो नीट एग्ज़ाम देंगे, अभी तो वो अपीयर होना ज़रूरी है, बट इन फ्यूचर माइट बी वो जो नीट की काउंसलिंग है, जैसे उसी में होता है एमबीबीएस फिर बीडीएस, उसके बाद उसी के थ्रू फिजियोथेरेपी की फील्ड भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो एक सेंट्रलाइज़ेशन की बात हो रही है जो बहुत अच्छी बात है। आप पार्ट-पार्ट की जगह, हर स्टेट की जगह आपके लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ खुल जाएगी अगर ये फील्ड सेंट्रलाइज़ हो जाती है, एक सेंट्रल गवर्निंग बॉडीज़ में अगर आ जाती है। तो ये तो अपन ने इंडिया लेवल पे बात कर ली फिजियोथेरेपी की। और जैसे मैंने सुना है कि इन अब्रॉड, इन फॉरेन कंट्रीज़ फिजियोथेरेपी की डिमांड काफ़ी है। दुबई हो गई, यूएई हो गई, यूके हो गया। तो वहाँ आपको क्या लगता है कि अप्रोच कैसा होगा और वहाँ जो माइग्रेट कर रहे हैं, क्या वो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं यहाँ के मुकाबले? यस, आई वुड से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बाहर हैं, तो अगर आप बाहर देखें तो इट इज़ अमंग द टॉप रेटेड फील्ड टू वर्क इन अब्रॉड। सो वहाँ पे अगर आप उस कंट्री का लाइसेंस एग्ज़ाम क्लियर कर देते हैं, देन यू अर्न इन डॉलर पर आवर। सो वहाँ की अर्निंग बहुत अलग है। तो ये भी एक स्कोप है फिज़ियोथेरेपी का कि आप आगे जाके ये फील्ड भी ऑप्ट कर सकते हैं। आप अब्रॉड जाने के लिए जो उनकी एग्ज़ाम्स होती हैं, उसका प्रिपरेशन करके, वो एग्ज़ाम क्लियर करके, वहाँ पे फिर 1 साल का अलग से कोर्स करना पड़ता है। मतलब बेसिकली वहाँ भी उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। यस, एक बिल्कुल एग्ज़ाम होती है, उसमें एंट्री लेवल की, फिर वहाँ पे जाके भी बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा है कि यहाँ के जो क्रेडेंशियल्स हैं कोर्स के, वो वहाँ के क्रेडेंशियल से मैच नहीं करते। और क्या सब्जेक्ट्स भी सेम है? सब्जेक्ट थोड़े अलग हैं, थोड़े अलग है, इसलिए आपको वहाँ जाके पहले 1 साल का वहाँ का कोर्स करना पड़ता है। देन उसके बाद ही आप उनके लाइसेंस के लिए अपीयर हो सकते हो। तो डायरेक्टली आप मास्टर्स करके, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ डायरेक्टली आप मास्टर्स करके लाइसेंस का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। पहले आपको वहाँ एक कोर्स करना पड़ेगा, फिर आप लाइसेंस क्लियर करो, देन यू कैन प्रैक्टिस ओवर देयर। तो ये एक बहुत अच्छा स्कोप है आगे उसका, और काफ़ी डिमांडिंग फील्ड है अब्रॉड में फिज़ियोथेरेपी।
और अब मैं बोलूँगी बल्कि जैसा आप ऑनलाइन का बात करें तो इवन ऑनलाइन कंसल्टेशन, बिकॉज़ वहाँ पे जितना फिज़ियोथेरेपी अर्न कर रहे हैं उतनी ही उनका चार्जेस भी हैं। कंपेयर टू इंडियन करेंसी वहाँ पे एक-एक सेशन का चार्ज बहुत ज़्यादा है। तो ये एक और फ़ील्ड आपके लिए ओपन करता है ऑनलाइन फिज़ियोथेरेपी सेशंस की, कि अगर आप एक अपना बिल्ड करते हैं जहाँ आप ऑनलाइन सेशंस दे सकते हैं, स्पेशली जहाँ पे प्रिवेंशन या अर्ली ट्रीटमेंट की बात आती है, जहाँ पेशेंट को पेन स्टार्ट हुआ है, जो आपकी एक्सरसाइज़ेज़ से, कुछ प्रिकॉशन से, कुछ न्यूट्रिशनल और एडवाइसेज़ से, लाइफ़स्टाइल चेंजेज़ या एर्गोनॉमिक एडवाइसेज़ से या बेसिक एक्सरसाइज़ेज़ से चेंज हो सकता है। तो आप वो ऑनलाइन सेशन के थ्रू कर सकते हो और अब्रॉड में भी अपने पेशेंट्स बना सकते हो। मैम, इंडिया में आप फिज़ियोथेरेपी का स्कोप आज से 5 साल बाद क्या देखते हैं? आज से 5 साल बाद मेरे ख़्याल से ये एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के अंदर इंक्लूड होगा। इसमें अभी काफ़ी अवेयरनेस बढ़ गई है, काफ़ी पेशेंट्स फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास डायरेक्ट आने लग गए हैं। जो पहले एक था कि नहीं, फिज़ियोथेरेपिस्ट इंडिपेंडेंट भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। वो अंडर किसी डॉक्टर के प्रैक्टिस करते थे, उनको जब रेफ़र आता था तभी वो पेशेंट ट्रीट करते थे। तो आई गेस वो हो चुका है और आने वाले इयर्स में ये बहुत स्ट्रांगली हो जाएगा कि दे विल बी फ्रंट लाइन ट्रीटमेंट प्रोवाइडर एंड हेल्थ लाइन वर्कर इन द मेडिकल फील्ड। तो ये चेंज मैं देख रही हूँ और आई एम श्योर ये 5 इयर्स में, आने वाले 5 इयर्स में एक बहुत ही ग्रोइंग और बहुत ही डिमांडिंग फील्ड बन जाएगी। Thank you so much, ma'am, for today's episode. Thank you so much, Rahul, for inviting me here, and it was a very insightful session. I hope audience को इससे हेल्प मिले फिजियोथेरेपी फील्ड में। अगर आपको आज का पॉडकास्ट वैल्यूएबल लगा हो तो इसको शेयर करें और चैनल को फॉलो करें। मैं राहुल यावतकर, आपका होस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड लिव योर ट्रुथ।